नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 2 हमारे पास, जो कि ये कहती है कि भाई अगेन किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इंडियन सिटीजन के साथ एम्प्लॉयमेंट के मामले में, और वो ग्राउंड भी बताए हैं जिन जिन पर कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें से प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, डिसेंट एट्सेट्रा। अब जहाँ तक बात है दोस्तों क्लॉज 2 की, तो इसमें जो डिस्कशन है, पहली बात तो ये कि अगेन यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसकी ही बात की जा रही है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन जो है एम्प्लॉयमेंट देता है किसी को, उसके लिए ये क्लॉज जो है दोस्तों कोई मायने नहीं रखती है। फर्स्ट केस लॉ है दोस्तों इसमें गजोला दशरथा रामाराव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1961। तो इसमें क्या था दोस्तों, एक रूल था जो बनाया गया था, मद्रास हेरिडेटरी विलेज ऑफिसेज एक्ट 1895, जिसमें कि कलेक्टर के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि भाई अगर आपने विलेज ऑफिसर को अपॉइंट करना है तो आप ये उसी आदमी की फैमिली से अपॉइंट करेंगे जो लास्ट टाइम विलेज ऑफिसर था। तो कोर्ट ने इसको गलत माना रूल को। कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन है जो डिसेंट पर है, यानी कि वंशवाद जिसे कहते हैं कि भाई ये आदमी जो था विलेज ऑफिसर था, अब आगे जो है इस आदमी से रिलेटेड या इसके जो रिलेटिव हैं या इसके घर वाले हैं उनमें से ही किसी को विलेज ऑफिसर बनाया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज क्लियरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2। नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों कैलाश चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2002, जिसमें कि राजस्थान स्टेट ने एक सर्कुलर इशू किया और उसमें ग्रेस मार्क्स दिए कुछ टीचर को उनकी सिलेक्शन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, और ये जो था बेस था इसका वो था डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर विलेज वाइज, जिसको कि कोर्ट ने कहा कि भाई ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो है रेजिडेंशियल, यानी कि रेजिडेंस के बेस पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको कि प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट जो डिस्कशन है दोस्तों वो करुणामूलक या जिसे कंपैशनेट ग्राउंड पर नौकरी दिए जाना कहा जाता है, जिसमें कि मान लीजिए कोई एक आदमी नौकरी करता है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग जॉब, तो फिर कहा जाता है कि भाई इसके बेटे को नौकरी दे दीजिए। तो ये भी चैलेंज किया गया, इसको कहा गया कि भाई ये वायलेशन जो है वो आर्टिकल 16 की है क्योंकि यहाँ पर बाकियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए ये जो है फैमिली तक तो सीमित रहे तो ठीक है, यानी कि अगर कोई आदमी मरता है तो उसके बेटे को नौकरी मिलती है, उसकी विधवा पत्नी को नौकरी मिलती है, जिसकी बेटी को मिलती है, तो दैट इज़ सफिशिएंट। पर ये फैमिली से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि उसके भाई के बच्चे को या उसके भाई को या दूसरे उसके जो रिलेटिव हैं उनको नहीं दी जा सकती। अगर वो ऐसा किया जाता है, अगर फैमिली से बाहर जाती है तब तो ये वायलेशन मानी जा सकती है आर्टिकल 16 की, अदरवाइज़ अगर फैमिली में रहती है तो फिर ये वायलेशन नहीं मानी जाएगी। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए के चोपड़ा 1999, इन दोनों केसेस में ये डिसाइड किया गया था कि भाई जो सेक्सुअल हरासमेंट है वर्किंग वुमन का वर्क प्लेसेस पर, वो भी जो वायलेशन है आर्टिकल 16 की, क्योंकि वहाँ पर उसको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन माना गया। जहाँ तक बात है दोस्तों सेक्स की यानी कि लिंग की, तो वो जो है इस क्लॉज में वो थर्ड जेंडर वो भी इंक्लूड किए गए हैं, जिसको कि डिसाइड किया गया था 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 जो दोस्तों है वो बेसिकली एक तरह से जो रेजिडेंस के नाम पर जो आपको मना किया गया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, उस रूल्स को थोड़ा रिलैक्स करती है। क्लॉज नंबर 3 के अंडर ये परमिशन दी गई है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है स्टेट्स और यूटी के लिए, जिसमें कि कुछ सिलेक्टेड स्टेट या यूटी जो हैं वो अपने जो रेजिडेंस बेस पर है वो प्रेफरेंस दे सकती हैं अपने सिटीज़न को। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ठीक है भाई, आपको इस स्टेट का रेजिडेंस होना ज़रूरी है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ क्या होता है, किसी भी तरह का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो रेजिडेंस बेस पर किया जाए वो मना होता। और इसी क्लॉज की पावर को यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957 कहा जाता है, जिसमें कि कुछ स्टेट को कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन दी थी कि भाई आप इतने सालों के लिए जो है रेजिडेंस का जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उससे थोड़ा आपको छूट दी जाती है और आप इसको लेकर कोई लॉ बना सकते हैं जिसमें कि आप जो प्रेफरेंस है जो वो सिर्फ अपने ही प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 जो है दोस्तों फर्स्ट टाइम जो कंसिडरेशन में आई थी जुडिशरी में, वो आई थी टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 में, जिसमें कि कोर्ट के पास इस तरह का कुछ सिचुएशन आई जिसमें कि उसको कैरी फॉरवर्ड रूल जो है एक रिजर्वेशन को लेकर, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है या उसकी संवैधानिकता जो है उसको प्रोनाउंस करने का एक अवसर मिला या मौका मिला। कैरी फॉरवर्ड रूल जो था, इसका कंसेप्ट जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही दिया था, ये 1952 में दिया था। और इस रूल को लेकर जब थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट जनरेट होना शुरू हो गई तो मैटर कोर्ट में आया और कोर्ट ने इस कैरी फॉरवर्ड रूल को जो था वो इनवैलिड करार दे दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये वैलिड नहीं है। कैरी फॉरवर्ड में जो नंबर ऑफ द वैकेंसी थी
वो 50% की लिमिट से ऊपर चली जाती थी। 50% की लिमिट जो थी वो फिक्स की गई थी M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 पर। दोस्तों ये जो देवदासन की जजमेंट थी इसको ओवर रूल कर दिया गया मंडल कमीशन केस में, और मंडल कमीशन केस में कहा गया कि भाई कैरी फॉरवर्ड जो है वो वैलिड है सो लॉन्ग एज ये 50% की लिमिट को क्रॉस ना करता हो, यानी कि जब तक ये 50% की लिमिट से अंदर रहता हो तब तक ये वैलिड है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये इनवैलिड हो सकता है। बट अगेन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई जो कि 81st अमेंडमेंट 2000 थी, और जिसने की क्लॉज 4B जो था वो आर्टिकल 16 में ऐड की। सदर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी 1962, जिसमें कि ये कहा गया था कि भाई जो रिजर्वेशन है वो अपॉइंटमेंट में नहीं, वो प्रमोशन में भी होनी चाहिए। बट अगेन मंडल कमीशन केस यानी कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में इसको उलट कर दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। बट अगेन 77th अमेंडमेंट 1995 में क्लोज 4A ऐड कर दी गई आर्टिकल 16 में, जिसमें कि प्रमोशन को लेकर प्रोविज़न डाल दी गई, यानी कि अब प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज 4A, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ऐड की गई थी 77th अमेंडमेंट 1995 को, जिसमें कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है प्रमोशन को लेकर जो पोजीशन थी मंडल कमीशन केस ने, जिसने कि ये कहा था कि भी प्रमोशन में किसी तरह की कोई भी रिजर्वेशन जो है वो नहीं होगी, उसको उल्टा दिया गया। रिसेंटली एक जजमेंट आई है जो कि थोड़ा सा इस पर इम्पैक्ट रखती है, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी गुप्ता 2018, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है जो कि जनरली ओबीसी के लिए होता है, बट जहाँ तक बात है प्रमोशन में तो वहाँ पर क्या होगा, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है वो SC ST पर भी लागू किया जाएगा। यानी कि सिर्फ प्रमोशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन है तो वहाँ पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो है उसको ध्यान में रखा जाए। SC ST के लिए भी जनरली SC ST के लिए वो नहीं होता है। क्लॉज 4A जो है दोस्तों, इसकी एक और खासियत है कि ये इनेबलिंग प्रोविज़न है, यानी कि इसके अंडर स्टेट बाउंड नहीं है आपको रिजर्वेशन देने के लिए। स्टेट चाहे तो ऐसा कर सकती है, स्टेट चाहे तो आपको रिजर्वेशन नहीं भी दे सकती है। तो यानी ये क्लियरली अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है। केस लॉ है इसमें दोस्तों M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, जिसमें कि ये कहा गया था कि स्टेट जो है वो बाउंड नहीं है किसी भी तरह की कोई रिजर्वेशन SC ST के लिए देने के लिए प्रमोशन में, पर अगर वो ऐसा करना चाहती है तो उसके लिए भी सफिशिएंट उसके पास डेटा होना चाहिए, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रमोशन में और आपको ये पता ही नहीं है कि किसको एक्चुअल में रिजर्वेशन की ज़रूरत है और किसको नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज नंबर 4B, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको इंसर्ट किया गया था 81st अमेंडमेंट 2000 में, जिसमें कि 50% का जो रूल था उसके लिए एक्सेप्शन प्रोवाइड करवाई गई थी इसमें, जो कि कैरी फॉरवर्ड रूल से थी। तो इसमें जो था वो कैरी फॉरवर्ड रूल को सिंपली डिफाइन कर दिया गया कि भाई जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो वैलिड है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 5, जिसमें कि क्लियरली ये कहा गया है कि भाई किसी भी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनके लिए किसी भी तरह का इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। वो जो है वो उसी डिनोमिनेशन, उसी पंथ, उसी संप्रदाय या उसी धर्म से ही वो जो ऑफिस है वो उसी आदमी को या उसी धर्म के आदमी को दिया जाएगा जो कि वो ठीक समझें। तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ देखिए हमें भी मौका मिलना चाहिए यहाँ पर जाने का, यहाँ इस ऑफिस को एक्वायर करने का, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों क्लॉज नंबर 6 ऑफ आर्टिकल 16, जिसमें कि आप जानते हैं 10% रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड करवाई गई है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में, जिसमें कि ये कहा गया है कि भाई जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है इसमें बड़ी ऑब्वियस बात है मोस्ट प्रोबेबली इसमें जनरल कैटेगरी के ही आएंगे, क्योंकि जो SC ST OBC जो हैं उनको ऑलरेडी वो प्रोटेक्शन या रिजर्वेशन दे दी गई है। तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो स्टेट डिसाइड करेगी कि कौन जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। जो उनके इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं उनको डिसाइड करेगी, वो चाहे उनकी फैमिली इनकम पर हो या उनका और जो इकोनॉमिक पैरामीटर हैं उनको देख के वो डिसाइड किया जा सकता है। तो ये जो है दोस्तों ये अलग से 10% रिजर्वेशन जो है वो बनाई गई है। जो 50% का रूल है वो अलग से है, वो अलग जो SC ST OBC हैं उनके लिए है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, और ये जो है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हमारी सेक्शंस हैं उनके लिए है। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 16। थैंक यू वेरी मच।